कहते हैं कि बदलते वक्त के अनुसार अगर इंसान अपने आप में बदलाव नहीं कर पाता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की भी कहानी में सिर्फ कुछ ऐसी होता है जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बनारस, और इसी बनारस का एक थाना पड़ता है चौबेपुर। चौबेपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बर्थरा कला, और इसी बर्थरा कला गांव का रहने वाला है सतेंद्र सिंह। बात कर रहा हूं मैं 11 मार्च की सुबह। दरअसल सतेंद्र जो अपने किसी काम से बाइक लेकर शहर के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही गांव से बाहर पुलिया के पास पहुंचता है और जब उसकी नज़र पुलिया के अंदर पानी में जाती है तो देखता है कि पानी के ऊपर एक महिला की डेड बॉडी तैर रही है। डेड बॉडी को जब देखता है अपनी बाइक वहीं पर रोक देता है और फिर इस बात की जानकारी चौबेपुर थाने में देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालती है। लेकिन तब तक वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई चोट और घाव के निशान भी नहीं दिखाई देता है। पर पुलिस जब उस महिला की डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये महिला इस इलाके की नहीं रहने वाली है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सतेंद्र के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये आ जाता है कि जब तक उस महिला की शिनाख्त नहीं हो जाता तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके ना तो कोई व्यक्ति थाने में जाता है और ना ही उस महिला के बारे में पूछताछ करता है। आखिरकार पुलिस अब उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए अखबार का सहारा लेती है और उसकी खबर अखबार में छपवाती है। 2 दिन के बाद जब ये खबर अखबार में छपता है और जब ये फ़ोटो राजेंद्र कुमार देखता है तो देखने के बाद उसकी पहचान कर लेता है। राजेंद्र, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो चोलापुर थाना के अंतर्गत भोपापुर गांव का रहने वाला है। राजेंद्र जब पेपर में उस फोटो को देखता है तुरंत ही चौबेपुर थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जिस लड़की का फ़ोटो आपने अखबार में छापा था, दरअसल मैं उसे जानता हूँ। चौबेपुर थाने की पुलिस जब उस डेड बॉडी को इधर राजेंद्र को दिखाती है तो देखने के बाद राजेंद्र शिनाख्त कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये मेरी साली सोनी है। सोनी, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। सोनी के पिता का नाम है दीनानाथ, जो भदहा गांव का रहने वाला है। राजेंद्र जब डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है उसके थोड़ी देर के बाद सोनी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। हालांकि पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है तो मालूम चलता है कि सोनी के शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान तो थे ही, लेकिन पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हुई थी। हालांकि सोनी की डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब भदहा गाँव दीनानाथ के घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब दीनानाथ के घर पर पहुँचती है तो मालूम चलता है कि दीनानाथ का पूरा परिवार ही घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो कोई भी पड़ोसी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से पुलिस को शक हो जाता है कि शायद सोनी की हत्या उसके परिवार वालों ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब सोनी के पूरे परिवार को जहां तहां ढूंढना शुरू कर देती है। इस काम में लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है और 20 दिनों बाद भी जब दीनानाथ के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है, आखिरकार पुलिस अब खबरियों का सहारा लेती है। जैसे ही 20 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 24 अप्रैल को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे दीनानाथ के परिवार के बारे में तो मुझे नहीं मालूम चला, लेकिन दीनानाथ मुनारी में अपने 2 भाइयों के साथ मौजूद है, जिसमें से एक का नाम है कन्हैया और दूसरे का नाम है रोशन। खबरी जब एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है, आखिरकार 24 अप्रैल को पुलिस उस लोकेशन पर जाती है और वहाँ से दीनानाथ के साथ साथ उसके दोनों भाइयों को भी हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब इन तीनों को लेकर थाने में पहुंचती है और जब दीनानाथ से उसकी बेटी सोनी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दीनानाथ रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। हालांकि दीनानाथ जब अपनी ही बेटी की हत्या की बात कहता है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला एक बाप अपनी ही बेटी की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन दीनानाथ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद
हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल दीनानाथ के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और एक छोटा बेटा। बड़ी बेटी की शादी कर चुका है, दूसरी बेटी का नाम है मीना और तीसरी बेटी है सोनी। हालांकि मीना और सोनी के उम्र में मात्र 1.5-2 साल का फ़र्क होता है। दोनों बच्चियां जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद से अब दीनानाथ अपनी दोनों बच्चियों की एक साथ ही शादी कराने के लिए लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर सोनी को जब मालूम चलता है कि उसके पिता उसकी शादी कराने के लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं, सोनी एक दिन अपने पिता से कहती है कि मैं शादी आपके ढूंढे हुए लड़के से नहीं करूँगी। दरअसल जिस लड़के से मैं प्यार करूँगी उसी से शादी करूँगी, क्योंकि सोनी आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। सोनी जब अपनी दिल की बात अपने पिता से कहती है, यह सुनकर दीनानाथ एकदम से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि दीनानाथ पुराने ख्यालों वाला इंसान था। अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनी अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर दीनानाथ जब अपनी बच्चियों के लिए लड़का ढूंढना शुरू करता है, तभी उसे एक लड़का पसंद आ जाता है और फिर उस लड़के से अपनी दूसरी बेटी मीना का शादी तय कर देता है। जाकर जब उस लड़के को देखता है, लड़का जब पसंद आ जाता है, आखिरकार लड़के के परिवार वालों को भी अपने घर पे बुलाता है ताकि आकर उसकी बेटी को देख सके और फिर रिश्ता तय किया जाए। लेकिन सोनी को जब मालूम चलता है कि उसके पिता ने उसकी बड़ी बहन का रिश्ता तय कर दिया है, सोनी अब अपनी बड़ी बहन मीना को भी समझाने लगती है। कहती है कि तू पागल है, पिता के ढूंढे हुए लड़के से तू कैसे शादी कर सकती है? क्या तू उस लड़के के बारे में कुछ भी जानती है? हालांकि सोनी जब अपनी बहन को तरह तरह की बातें कहकर समझाने की कोशिश करती है, उसकी ये सारी बातें उसकी माँ सुन लेती है। सोनी की माँ जब उसकी सारी बातें सुनती है, ये जाकर के अपने पति दीनानाथ से बता देती है। दीनानाथ को जब मालूम चलता है कि सोनी अपनी बहन को भी भड़काने की कोशिश कर रही है, दीनानाथ इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में जब घर पे पहुंचता है, अपनी बेटी सोनी को काफ़ी फटकार लगाता है और कहता है कि कल मेहमान घर पे आने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखना। दरअसल घटना से ठीक एक दिन पहले 10 मार्च को वो रिश्तेदार दीनानाथ के घर पे पहुंचते हैं। लेकिन रिश्तेदार जब दीनानाथ के घर पे पहुंचते हैं, सोनी कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनने के बाद उसकी बड़ी बहन मीना को पसंद करने से इनकार कर देते हैं और फिर इस रिश्ते को मना करके चले जाते हैं। वो रिश्तेदार जैसे ही दीनानाथ के घर से निकलते हैं, इधर दीनानाथ अपनी बेटी सोनी के ऊपर टूट पड़ता है। दरअसल अपनी बेटी सोनी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। हालांकि जब अपनी बेटी की पिटाई करना शुरू करता है, घर का कोई भी सदस्य बचाने के लिए भी नहीं जाता है। दीनानाथ इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही घर के अंदर से एक भारी डंडा उठा करके लाता है और उसी डंडे से सोनी के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से सोनी काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है और गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। दरअसल दीनानाथ जब अपनी बेटी की पिटाई कर रहा होता है, उस वक्त दीनानाथ के घर में उसके दोनों भाई कन्हैया और रोशन भी मौजूद होते हैं। जब सोनी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर करके बेहोश हो जाती है, उसके बाद से दीनानाथ अपने दोनों भाइयों की तरफ इशारा करता है। दीनानाथ के दोनों भाई घर से बाहर जाते हैं और जाकर एक ऑटो लेकर के आते हैं और फिर उसी ऑटो में सोनी को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलने के ठीक 1 घंटे के बाद शाम के वक्त वापस अपने घर पे पहुंच जाते हैं और गांव वालों से कह देते हैं कि दरअसल सोनी ने कुछ जहरीली पदार्थ खा ली है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि सोनी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो बेहोशी की हालत में थी। घर पे पहुंचने के बाद पड़ोस का रहने वाला मनोज के पास जाता है और मनोज से कहता है कि दरअसल मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए और गाड़ी को तुम ही लेकर के चलो, क्योंकि मेरी बेटी की जहर खाने की वजह से मौत हो चुकी है, इसीलिए हम उसे जला नहीं सकते हैं। उसकी डेड बॉडी को गंगा जी में प्रवाहित करना है। जब सारी बात बताता है, उसके बाद से मनोज अपनी गाड़ी लेकर के आता है। उसके बाद से दीनानाथ अपने दोनों भाइयों की मदद से सोनी को लेकर उस गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही लेकर घर से निकलता है और थोड़ी देर के बाद बरथरा कला गांव के पुलिया के पास पहुँचता है, तब तक अंधेरा हो जाती है। दरअसल दीनानाथ ड्राइवर मनोज से कहता है कि मुझे बाथरूम करना है और बाथरूम के बहाने दीनानाथ और उसके दोनों भाई गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन तीनों जब गाड़ी से उतर जाते हैं, मनोज को भी लगता है कि क्यों ना मैं भी चल करके बाथरूम कर लेता हूँ। मनोज भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और गाड़ी से जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाता है, इधर दीनानाथ अपने दोनों भाइयों की मदद से सोनी को गाड़ी से निकालता है और निकालकर पुलिया के पानी में फेंक देता है। हालांकि पुलिया के पानी में फेंकता है उस वक्त सोनी जिंदा तो थी, लेकिन बेहोश थी, इसलिए वो चीख और चिल्ला भी नहीं पाती है। लेकिन पानी में फेंकने की आवाज़ ड्राइवर मनोज को सुनाई देता है। मनोज जब आकर गाड़ी में देखता है कि सोनी मौजूद नहीं है, उन तीनों से जब पूछताछ करता है तो दीनानाथ मनोज को धमकी देते हुए कहता है कि इस बारे में तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है, और अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश किया तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे।
जान से मारने की जब धमकी देते हैं, मनोज भी उनकी धमकियों से डर जाता है और आखिरकार अपना मुंह बंद कर लेता है। रात्रि के वक्त तीनों जब अपने घर पे पहुंचते हैं और जब सुबह हो जाती है, गांव में लोगों से अफवाह फैला देते हैं कि दरअसल हमने सोनी की डेड बॉडी को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया है और फिर बड़े आराम से अपने घर के अंदर ही रहते हैं। हालांकि इधर पुलिस जब सोनी की डेड बॉडी को बरामद कर लेती है, इस बात की जानकारी दीनानाथ के पूरे परिवार को मालूम चलता है, पर बावजूद इसके ना तो थाने में जाते हैं और ना ही उस डेड बॉडी के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन तभी 3 दिन के बाद सोनी की डेड बॉडी उसका जीजा राजेंद्र देख करके पहचान जाता है। इधर इस बात की जानकारी जब दीनानाथ के परिवार वालों को मालूम चलता है कि सोनी की डेड बॉडी पुलिस ने शिनाख्त कर ली है, इससे पहले कि पुलिस दीनानाथ के घर पे पहुंच पाती, दीनानाथ का पूरा परिवार घर छोड़ करके फरार हो जाता है। वाकई में दीनानाथ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस दीनानाथ के हितैषी पर उसके पड़ोस का रहने वाला ड्राइवर मनोज को भी हिरासत में लेकर आती है। पुलिस जब इन चारों को हिरासत में ले लेती है, उसके बाद से अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है पिंटू साहनी। पिंटू साहनी जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं महेश रस्तोगी। महेश रस्तोगी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सुनील कुमार बघेल। सुनील कुमार बघेल जो राजपुर बलरामपुर के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं रमेश प्रसाद मंडल। रमेश प्रसाद मंडल जो बीरपुर सुपौल बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो जिला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।